प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं जितना पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कल आपको मुझसे झिड़कियां पड़ेंगी। ठीक है, शुरू से एक एक लफ्ज समझाने लगा हूं दोबारा से। मुझे अब दोबारा आपकी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम कंसंट्रेशन चाहिए है। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। मैं जिस तरह बोलता जाऊंगा आपने उस तरह करते जाना है। ठीक है, जी ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं शार्प इंक्लूड stdio.h। ठीक है, शार्प इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब ये होता है कि C++ की एक हेडर फाइल है stdio.h, इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन होता है जिसको आप इंट मेन लिखते हैं। आपने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था, पता नहीं मेन में क्या क्या कुछ लिख रहे थे, जो कि मैंने कभी पढ़ाया नहीं और ना ही किसी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है। मेन की इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते, जी और मेन की ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जी। क्या हुआ? इसके बाद मैं आपको प्रिंट एफ के बारे में बता दूं कि प्रिंट एफ में मॉड्यूलो सबसे पहले जो भी लाइन लिखी जाए वो एज इट इज प्रिंट एफ प्रिंट कर देता है। प्रिंट एफ के अंदर जो भी लाइन लिखी जाए वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल चार किस्म के हैं, इंट, कैर या डबल। ठीक है, चार किस्म के वेरिएबल है। इंट, पहली किस्म इंट, दूसरी किस्म कैर, तीसरी किस्म फ्लोट और चौथी किस्म डबल। ठीक है, इनके अलावा और कोई किस्म का वेरिएबल नहीं होता। जो भी टाइप आप बना रहे हैं आपको उस टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है और साथ सेमीकोलन लगता है। मैं दोबारा बता दूं, हो इसे देखो, मेन की टाइप हमेशा इंट होती है, इसकी इस ब्रैकेट के अंदर कोई चीज नहीं लिखी जाती। ना कोई रिटर्न करना होता है तो हम करते हैं, जो रिटर्न करना आता है हमको। फिलहाल जो देखो, रिटर्न को छोड़ो, रिटर्न को गोला मारो। हमेशा जब हम लोग मेन लिखते हैं तो उसके साथ इंट लिखते हैं। जी ठीक है, मेन की इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। आप लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट दिया था, आप टेस्ट में पता नहीं स्क्वायर कर रहे थे, पता नहीं ट्री लिख रहे थे, पता नहीं क्या कुछ लिख रहे थे। मेन की इस ब्रैकेट में कभी भी कोई वैल्यू, कोई स्ट्रिंग, कोई डाटा नहीं लिखा जाता। ठीक है, मेन उस वक्त कंप्लीट होता है जब उसकी ये ब्रैकेट शुरू हो और ब्रैकेट क्लोज हो। जी मैं आपको बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगती तो मैं आपको मजीद मैग्नीफाई करके दिखाता हूं कि मेन कोई प्रोग्राम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर ये मौजूद ना हो। जी जी। एक दफा गौर से नजर दौड़ा लें कि मेन को लिखा कैसे जाता है। अगर आपको रिटर्न करने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो रिटर्न जीरो एंड पर लिख दिया करें बस, बाकी सारा काम आपने मेन में यहाँ पे करना है। अदरवाइज आप रिटर्न जीरो ना भी लिखो तो तब भी ऑटोमेटिक जीरो रिटर्न हो जाए। जी ठीक है, अब मैं वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूँ। वेरिएबल चार किस्म के होते हैं, एक इंट टाइप का वेरिएबल होता है, एक कैर होता है, एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। आप जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं उसके साथ जो उससे रिलेटेड वेरिएबल का नाम जरूर लिखना पड़ता है। ठीक है, और सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं ताकि स्टेटमेंट का एंड हो जाए। जी। ठीक हो गया। अगर आप एक टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और कोमा लगा के बहुत ज्यादा वेरिएबल्स लिख देते हैं तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो होते हैं इनकी टाइप इंट होती है। ठीक है, इन टाइप का एक्स वेरिएबल, इन टाइप का वाई वेरिएबल, इन टाइप का यू, इन टाइप का डब्ल्यू, इन टाइप का जी। और इस ये बिल्कुल इस तरीके से भी ठीक है। अगर आप इंट एक्स, इंट के, इंट यू, अब अलग अलग लाइन में भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और अगर इकट्ठा भी कर लें तो इसका मतलब यही होता है। जी ठीक है, वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है इंट एक्स
तो उसमें वैल्यू डाली जाती है x इज इक्वल टू 10। जी ठीक है, अगर वेरिएबल बनाने के साथ ही उसमें वैल्यू डाल दी जाए तो उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर वेरिएबल बनाया जाए और उसके बाद उसमें वैल्यू डाली जाए तो इसे असाइनमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। असाइनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ऑपरेटर दरमियान में यूज हो रहा है z और 10 के दरमियान में, इस ऑपरेटर को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, किसको, ये जो कॉलम में लाइन उसको? ये z और ये 10, इन दोनों के दरमियान में जो ऑपरेटर इक्वल टू का यूज हो रहा है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि कोई भी प्रोग्राम, चाहे आपको कुछ नहीं आता तो आपका मेन ठीक लिखा होना चाहिए। मेन बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी वेरिएबल की डाटा टाइप देते हैं तो उसके साथ वेरिएबल का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वेरिएबल का नाम लिखते ही साथ आप उसमें डाटा डाल देते हैं तो इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और अगर वेरिएबल का नाम लिखा जाए और उसके नाम के साथ इज इक्वल टू 20 की जाए तो उसे असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक हो गया। वेरिएबल्स को जैसे आप लोग प्रिंट एफ लिखते थे दिस इज लाइन, तो आप एग्जीक्यूट करते थे, कंपाइल एंड रन करते थे, और सॉरी हाँ, आप एग्जीक्यूट करते थे, कंपाइल एंड रन करते थे, तो ये एज इट इज जो है ये प्रिंट हो जाता था। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि अगर आप कोई वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट एफ के अंदर, मिसाल के तौर पर इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 10, अगर आप लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 10 और प्रिंट एफ करवाते हैं इस वेरिएबल को, तो वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए मॉड्यूलो डी जरूरी होता है और उसके बाद x को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अगर आप मॉड्यूलो डी नहीं लिखते, खाली x लिख देते हैं ये सोच के कि x प्रिंट हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी बल्कि x खुद ही प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मॉड्यूलो डी यूज करते हैं और उसके बाद x लिखते हैं, और जब आप इसको कंपाइल और रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट 10 प्रिंट हो। ठीक है, समझ लगी है? जी समझ। अच्छा, अब वेरिएबल में इनपुट करवाने का तरीकाकार क्या होता है? वेरिएबल में इनपुट करवाने का तरीकाकार ये होता है कि आप स्कैन एफ के जरिए वो ही आप मॉड्यूलो डी लिखते हो और बस x की जगह आप एंड x लिखते हो, कोई फर्क नहीं है। प्रिंट एफ में वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, स्कैन एफ में बस एंड ऑपरेटर यूज हो जाता है। ठीक है, जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो अब वो मुझसे डाटा मांग रहा है, तो मैं डाटा जितना चाहूं दे सकता हूं। ठीक हो गया। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक प्रॉब्लम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है कि 10 स्टूडेंट की एज लो और उनको उनकी एवरेज मालूम करो। तो मैं तेजी से करवाता जाता हूँ, आप देखते हैं। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। लिख रहा हूँ ना, साथ लिख रहा हूँ। जी उसके बाद अब हम लोग एज प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। तो एज 10 स्टूडेंट्स की चाहिए, तो मैं इंट एज 1, इंट एज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये 10 वेरिएबल ले लिए और इंट टाइप का एक मैंने एवरेज एज ले ली। ठीक है, ताकि मैं 10 यूजर्स की, जो 10 स्टूडेंट्स की एज है इस A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 में एंटर कर सकूं, और उसके बाद इंसानों का सम लेकर मैं 10 से डिवाइड करके एवरेज में डालकर उसे प्रिंट कर सकूं।
तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, पहले प्रिंट एफ करते हैं, प्लीज एंटर एज और स्कैन एफ करके मोजुलो डी और एंड A1, ठीक है। इसी को मैं 10 दफा कर दूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पर मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं एवरेज एज इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, और जो भी आंसर है उसको 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये मैंने अलग से कर सकते हैं इसको, मतलब क्या कि सम इक्वल। हाँ, आप अलग से भी कर सकते हैं। कैसे? इंट सम इज इक्वल टू, ये सारी की सारी एजेस जो हैं ये आप उसके आगे लिखते हैं, ठीक है। और एवरेज एज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रिंट एफ करवा लें, द सम ऑफ ऑल द एजेस इज मोजुलो डी, और साथ आ गया आपका एवरेज एज, ठीक है, द एवरेज, ठीक हो गया। आप इसको कंपाइल करें, कंपाइल करके रन करें, और रन करने के बाद, ठीक है, आप उसी तरीके से 23 23 34 34 45 45 56 56 67 67, और वो कह रहा है कि एवरेज एज इज 45, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल ये है कि और इंट मेन, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ अनटाइटल्ड 2 के नाम से। अब मैं कहता हूँ कि यूजर से एक वैल्यू लो और उसका स्केयर करके दिखाओ, तो मैं कर लेता हूँ इंट, यूजर से एक वैल्यू लो और उसका स्केयर करके दिखाओ। तो मैं क्या करता हूँ, इंट वैल्यू लेता हूँ और प्रिंट एफ करता हूँ, प्लीज एंटर वैल्यू, और मैं स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी करता जाता हूँ और एंड वैल्यू, ठीक है। अब मैं इंट स्क्वायर कर लेता हूँ इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू, ठीक है, समझ आ गई। और मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ द स्क्वायर ऑफ मोजुलो डी इज मोजुलो डी, यानी कि सबसे पहले आ गया वैल्यू और उसके बाद आ गया स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा, कंपाइल करके वो मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर वैल्यू, मैं कहता हूँ 23, वो कहता है जी 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे पूछ लो। नहीं, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्यूब का भी निकाल सकते हैं, यानी आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वैल्यू कर लो, इसको आप वेरिएबल का नाम क्यूब कर लो, और यहाँ पर भी आप क्यूब कर लो, तो आपका अब ये क्यूब निकाल लेगा, यानी एक वेरिएबल को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। 23 का क्यूब जो है 12167 होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2 का क्यूब होगा तो 2 बार 4, 4 2 बार 8, चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर सही आ रहा है, तो ये 2 करते हैं तो 2 का क्यूब जो है वो 8 आता है, ठीक है। गलती से यहाँ स्केयर आ गया, आप यहाँ क्यूब कर दें ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। 2 का क्यूब करते हैं तो वो कहता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक हो गया। ये कुछ प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम मैंने आपको दोबारा से प्रैक्टिस करवाई है,
ताकि आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं इस अनटाइटल 3 के नाम से साइन कर देता हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस विड्थ। ठीक है, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ होती है या शायद हाइट प्लस विड्थ होती है। ठीक है, तो इसको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर एल्गोरिथम बनाए तो सबसे पहले क्रिएट मेन, उसके बाद आ जाता है एंटर डिफाइन वेरिएबल ऑफ हाइट एंड विड्थ। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है इनपुट हाइट एंड विड्थ फ्रॉम यूजर यूजिंग स्कैन एफ। उसके बाद आ जाता है यूज क्रिएट वेरिएबल ऑफ एरिया एंड कैलकुलेट 2 इंटू हाइट प्लस विड्थ, देन सेव इट इनटू एरिया वेरिएबल, और उसके बाद प्रिंट एरिया यूजिंग प्रिंट एफ। है ना, ये ऐसे ही बनेगा। जी जी। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। इंट में हमेशा वही। जी जी, लॉगरिथम जो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का तो नहीं है ना ये? क्या मतलब? लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब बहुत मतलब जो टेक्निकल होती है, हाँ मल्टीप्लिकेशन लिखनी होती है। सो लो लेवल हाँ हाँ में सिंपल इंग्लिश जो होती है, ये मैंने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में। हाँ, ये लैंग्वेज है, ये आपका जो है ना, हाँ बिल्कुल इंसान की रीडेबल। तो हम लोग सबसे पहले मेन क्रिएट करते हैं, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने काम कर दिया। अब वेरिएबल बनाते हैं हाइट और विड्थ के, इंट विड्थ और हाइट, ये दो वेरिएबल्स बना लिए हमने। ठीक है, उसके बाद इनपुट हाइट एंड विड्थ फ्रॉम यूजर। तो मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ, प्लीज एंटर हाइट, और मैं स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और एंड हाइट। ठीक हो गया। फिर मैं प्रिंट एफ के जरिए प्लीज एंटर विड्थ और स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और विड्थ। ठीक है, अब तीसरी चीज, यानी ये मैंने ये भी कर लिया एंड ये भी कर लिया। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है एरिया का। तो इंट एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हाइट प्लस विड्थ। ठीक हो गया, जो भी आंसर आएगा वो मेरे हाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है अभी। हाँ ठीक है, हाइट के स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ, हाइट के स्पेलिंग ठीक हो गए। इसको यानी ये मैंने डन कर दिया। ठीक है, सेव भी हो गया है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ करवा लेते हैं। तो प्रिंट एफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मोजुलो डी एरिया। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा। कंपाइल करके मैं कहता हूँ हाइट 23 विड्थ 34। तो सॉरी, ये क्या आया है? अच्छा जी, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंपाइलर ने किया। ओ, स्कैन एफ में मेरे ख्याल से मैंने एंड नहीं यूज किया है ना। हाँ, एंड विड्थ नहीं यूज किया, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में 23 34 एंटर कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है एरिया फॉर रेक्टेंगल इज 144। ठीक है, जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है कि सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है, हमें उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया, याद है ना, पढ़े होंगे आपने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें पहले क्या था इस यूनिवर्सिटी में? जी, तो मैं stdio.h सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला होता है, गूगल पे सर्च कर लें,
ठीक है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो है वो है हमारे पास 9/5, जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करवाना है आपने 9/5 से, और जो आंसर आए उसे 32 पर डिवाइड कर देना। ठीक है, बस ये हमारा फार्मूला जी। 9/5 प्लस 32 करना है ना? हाँ जी, 9 जो भी टेम्परेचर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे 5 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसे 32 के साथ प्लस कर देना। ठीक है, ठीक है। काम को करने के लिए तो ये फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम लोग इस फार्मूले के मुताबिक अपना एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले तो डिक्लेयर मेन, उसके बाद इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम यूजर इन अ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज वेरिएबल नेम्ड Fahrenheit and calculate temperature in Fahrenheit from given formula, display the result। ठीक है, ठीक हो गया? हेलो, जी जी, सुन रहा हूँ मैं। अब हम लोग फिर इंट मेन डिक्लेयर करते हैं। मेन डिक्लेयर करने के बाद हम लोग सबसे पहले इंट सेल्सियस बनाते हैं और प्रिंट एफ करते हैं, प्लीज एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, और स्कैन एफ के जरिए मैं मोजुलो डी और एंड सेल्सियस। ठीक है, और फिर मैं इंट फ़ारेनहाइट FARN फॉरन कर लेता हूँ, फ़ारेनहाइट बहुत बड़ा हो जाएगा, इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू सेल्सियस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 9 उसको डिवाइड कर देना 5 से, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको उसमें से आपने प्लस कर देना 32। ठीक है, जी ठीक है। जरा गौर करें तो हम तो इस चीज को समझते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको डिवाइड करो, और जो आंसर है उसके साथ 32 प्लस कर दो। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग इतनी फास्ट नहीं होती, इसलिए हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि पहले ये काम करवाओ, जो आंसर आएगा उसके साथ ये काम करो, और जो आंसर आएगा उसके साथ ये काम करो। इस जी जी चीज को सही करने के लिए मैंने पहले क्या किया, 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जब ये ब्रैकेट हल हो जाएगी तो फिर 5 के साथ डिवाइड होगा, और फिर जब ये भी ब्रैकेट हल हो जाएगी तो 32 के साथ प्लस हो जाएगी। जी। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह आप छोटी क्लासेस में ब्रैकेटों वाले सवाल करते थे, हमने अपने सवाल को भी इस ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ कर देते हैं, द टेम्प इन फ़ारेनहाइट इज मोजुलो डी और FARN। ठीक है, जी ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, कंपाइल करके मैं सेल्सियस में 32 एंटर करता हूँ तो वो कहता है फ़ारेनहाइट में 89 फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक हो गया? हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना होगा तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना हो तो उसका फार्मूला भी दिया हुआ है, वो ये है कि सेल्सियस मल्टी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना हो। जी जी हाँ, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर लें इसका फार्मूला, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, जब आप इसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फार्मूला जो है वो मिल जाएगा। फार्मूले सारे के सारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप वहां से फार्मूला लाकर
तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन फार्मूला। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है, जो भी आपका अच्छा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, लेट्स सपोज यहाँ से हम लोग ओपन कर देते हैं, वो ये है कि सेल्सियस, हाँ, फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करो, जो भी आंसर आए उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और जो भी आंसर आए उसको डिवाइड करो 9 से। अब जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस करके अच्छे हो जाए। जो फार्मूला मिला है इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और शार्ट इंक्लूड किया है एडजस्ट कर सकते हैं इसको, दोनों दो जगह चेंज करना। इसी के अंदर बस मैं आपको अलग-अलग फाइलें देना चाहता हूँ ताकि आप इनकी एक एक करके प्रैक्टिस करें। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इसमें पड़ा हुआ है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में मैं इसमें करने लगा हूँ। ठीक है, हाँ, कर तो मैं सकता हूँ, फाइलें कम ही लगेंगी, मगर मैं ये आपकी आज प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ ताकि आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल जब मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट करना है तो मैंने कल आपसे पहले एक क्वेश्चन आपको देना है और आपको सॉल्व करना आना चाहिए उसे। ठीक है, तो मैं इंट फॉरेन अब बनाता हूँ और प्रिंट एफ करता हूँ, प्लीज एंटर टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट। ठीक है, और मैं स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और एंड एफ ए आर एन फॉरन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इंट सेल्सियस यूज करता हूँ इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बिल्कुल वो करूंगा जैसा कि आपके फार्मूले में लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। कैसे, एफ ए आर एन -32 जो भी वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करवाओ 5 के साथ, और इससे जो आंसर बनता है उसको डिवाइड कर दो आप 9 के साथ। अब जो भी आंसर आएगा वो सेल्सियस में जाएगा, और फिर हम प्रिंट कर देंगे द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज मोजुलो डी और सेल्सियस। ठीक हो गया, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल करके अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, तो लेट्स सपोज 102 फ़ारेनहाइट, तो वो कहता है सेल्सियस में टेम्परेचर 38 बनता है। ठीक है, आज आपको मैंने 3 से 4 एग्जांपल्स करवाई हैं, मैं भी ये आपको बहुत आसान लगती हूँ, लेकिन आपने इन चीज़ों का रट्टा लगाया हुआ है, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके कल मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट की पर एक टेस्ट लेना है आपका छोटा सा। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया देन मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर ना किया तो मुझे दोबारा से बहुत सारी एग्जांपल सिर्फ इसी टॉपिक की करवानी पड़े। ठीक है, मैं आपको ये फाइल कंप्रेस करके सेंड करा रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और एक दो मैं इमरान साहब को कहता हूँ कि 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको सेंड करें ताकि आपकी और मजीद प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ओके जी जी।